गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंश्योरेंस क्लेम के बारे में समझाया था, जिसमें बेसिकली मैंने आपको बिजनेस में 3 तरह की इंश्योरेंस जो होती है उसके बारे में बताया था। एक तो स्टॉक का बीमा हो सकता है, एक परिणामी हानि का बीमा हो सकता है, और एक व्यापक बीमा। तो मुख्य रूप से व्यापार में आग लगने के कारण, अभी फिलहाल हम आग लगने की सिचुएशन की ही बात कर रहे हैं। आग लगने के कारण यदि ये 3 तरह के बीमा है, इनमें से कोई आपने बीमा ले रखा है तो उसका रिटर्न जो है आग लगने पे आपको उसका कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्टॉक का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। अब देखो, कोई बिजनेस में आग लग जाती है, आग लगने से मान लो गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा था वो जल गया, खत्म हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये जाननी जरूरी होगी कि भाई जिस दिन आग लगी उस दिन गोडाउन में स्टॉक कितना था। ऐसा थोड़ी है कि व्यापारी रोज का रोज शाम को जब गोडाउन बंद करता है उस समय स्टॉक गिन के जाता है कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है। ये तो बुक्स में एडजस्टमेंट्स होते हैं सारे, कोई हाथ से थोड़ी गिन के जाता है व्यापारी कि भाई स्टॉक इतने रुपए का है, पता लग गया। तो जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था ये जानना जरूरी होता है। और ये जानने के लिए सामान्यतया हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आप सभी को पता है। तो जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है उसमें एक तो आपके देखो ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, मतलब साल के प्रारंभ में वो जो आपको स्टॉक की हानि हुई है उसका स्टॉक कितने रुपए का था। फिर साल भर में कितनी परचेज की आपने, और यदि उसमें से कोई परचेज रिटर्न किया है आपने वो लेस कर दिया जाएगा। फिर साल भर में कितनी सेल्स की आपने, और उसमें से यदि कोई सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो भी लेस कर दिया जाएगा। फिर यदि आपके कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं वो लिख दीजिए। अब देखो, जनरली हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक लिख के यहाँ पे, और फिर यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल स्थिति ये है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं है, जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था हमारे पास ये हमारे को पता नहीं है। तो ये तो हमें निकालना है। तो ये निकालना है, इसका मतलब फिर आपको जीपी ज्ञात होना चाहिए। अब जीपी कैसे ज्ञात करना है, कैसे कैलकुलेशन होगी, उसकी बात करते हैं। देखो, जीपी के लिए हम क्या करते हैं, भाई आप अपने जो माल बेचते हो उस माल पे कितना % लाभ कमाते हैं उसको हम जीपी कहते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल का वैसे फॉर्मूला क्या होता है अपना, जीपी अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। मतलब जीपी यदि आपको ज्ञात हो, सेल्स ज्ञात है ही, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीपी की परसेंटेज आ जाएगी सेल्स पे। लेकिन ये जीपी की परसेंटेज ज्ञात कैसे करें? देखो, या तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको जीपी की परसेंटेज दे दी, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि क्वेश्चन में जीपी की परसेंटेज कॉस्ट पे देती है तो हमें सेल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो सेल है, सेल पे जीपी निकालना है। तो कॉस्ट की रेट यदि जीपी की गिवन है तो उसको सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए अपने फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रेट अपॉन रेट प्लस 100 और मल्टीप्लाई।
तो इससे जो जीपी की कॉस्ट पे रेट होती है वो सेल्स की रेट में कन्वर्ट हो जाए। और वैसे एक टेबल भी है जो अधिक मोस्टली अपने काम आती है, हालांकि वो टेबल कोई बुक्स में तो नहीं है, ये तो मैंने खुद ने बना रखी है। मोस्टली जो परसेंटेज काम आते हैं अपने रेट कन्वर्जन के लिए, उनकी एक मैंने अलग से टेबल बना रखी है। जैसे मान लो कॉस्ट पे 100% रेट हुआ आपके प्रॉफिट की, तो सेल्स पे हमेशा 50% होती है। कॉस्ट पे 50 हो तो सेल्स पे 33 1/3% और 1/3। कॉस्ट पे 33 1/3% या 1/3 हो तो सेल पे 25%। कॉस्ट पे 25% हो तो सेल पे 20%। कॉस्ट पे 20% हो तो सेल पे 16 2/3% या 1/6। तो मोस्टली ये रेट्स काम आती है, इसलिए ये रेट्स तो याद रखना वैसे भी आसान है। तो आपको क्या है कि ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मान लो कोई अलग रेट आ गई तो फिर इस फॉर्मूले से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। अब जीपी की रेट आप निकाल तो लोगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, लेकिन जीपी की रेट कौन सी? तो देखो जीपी की जो रेट हम निकालते हैं वो निकालते हैं पिछले साल। पिछले वर्षों में हमने अपनी बिक्री पर कितना % लाभ कमाया, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले सालों का ट्रेंडिंग है। पिछले 1 साल की सूचना दी है मान लो आपको, तो 1 साल की जीपी की रेट निकाल लेंगे। 3 साल या 4 साल या 5 साल की सूचनाएं दी है, तो जितने साल की सूचना दी उतने सालों की जीपी की रेट निकाल ली जाएगी, और फिर उस रेट का औसत निकाला जाएगा। तो जीपी की जो औसत दर होती है वो औसत दर यहाँ पे काम में लेगी। मान लो केवल पिछले 1 साल की सूचना है, तब तो जो जीपी की रेट आएगी वही लगा देंगे, क्योंकि 1 साल का औसत थोड़ी निकलता है। लेकिन पिछले 3 साल की सूचना दे रखी हो, या 4 साल की दे रखी हो, या 5 साल की दे रखी हो, तो जितने सालों की सूचना दे रखी है पहले तो उतने सालों का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना के जीपी निकाल, और जीपी निकाल के फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जीपी की परसेंटेज ज्ञात हो जाएगी अपने को। तो जितने सालों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, सूचना दे रखी है, उन सभी वर्षों के लिए हम जीपी की रेट निकाल लेंगे। फिर उस जीपी की रेट का औसत निकालेंगे, वो औसत रेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जीपी आ जाएगा। अब ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया मेमोरेंडम, तो अंतर की राशि क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात हो जाएगी। लेकिन मान लो जिस दिन आग लगी उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्ञात कर लिया इस सिस्टम से, लेकिन क्या ये पूरा स्टॉक जल के नष्ट हो गया क्या? मान लो इसमें से कोई स्टॉक आपने बचा लिया है ना, तो बचा लिया तो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितने का था वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, और इसमें से लेस कर देंगे सेव्ड स्टॉक या साल्वेज वैल्यू। मतलब जो स्टॉक जल गया उसकी भी मान लो मार्केट में कुछ वैल्यू हो, बेच सकते हो, तो ये लॉस की राशि आएगी, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी पे हम इस लॉस के लिए क्लेम करेंगे। लेकिन जैसे कल मैंने आपको बताया था औसत वाक्य के बारे में, एवरेज क्लॉज, मान लो जितने की इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी उतनी इंश्योरेंस हमने नहीं कराई, तो नहीं कराई है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पेमेंट देगी नहीं अपने को, औसत वाक्य लगाएगी, जितना पेमेंट आएगा उतना ही देगी। तो ये औसत वाक्य का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज क्लॉज। औसत वाक्य का फॉर्मूला है अपना अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू इंश्योर्ड अमाउंट, बीमित राशि, अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट, बीमा योग्य राशि,
और मल्टीप्लाई लॉस कितने का हुआ, तो इस फॉर्मूले से जो अमाउंट अपने कैलकुलेट होगी बस वो राशि आपको इंश्योरेंस की क्लेम के रूप में मिलेगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू इंश्योर्ड अमाउंट, मतलब जितनी इंश्योरेंस आपने करवाई है, अपॉन में इंश्योरेबल अमाउंट, मतलब जितनी इंश्योरेंस आपको करवानी चाहिए थी। मतलब जितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा उतनी करवानी चाहिए थी, लेकिन मान लो उतनी आपने नहीं कराई है तो औसत वाक्य लागू होगा। मान लो जितना गोडाउन में स्टॉक है उतनी इंश्योरेंस आपने करवा रखी है पहले से ही, तो फिर औसत वाक्य लगाने की जरूरत क्या है? फिर तो जितना लॉस हुआ वो पूरा का पूरा पेमेंट मिल जाएगा आपको। औसत वाक्य तो तभी लगाना है जब जितनी इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी और उतनी इंश्योरेंस आपने नहीं करवाई, तो फिर उस केस में औसत वाक्य लगेगा और क्लेम की राशि का निर्धारण किया जाएगा कि कितनी क्लेम की राशि आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इस थ्योरेटिकल पोर्शन को आप अच्छे से देखो, समझो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बात करेंगे। थैंक यू।